हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई। और ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो रहने वाला है। अप्रोक्स 45 मिनट्स के अंदर हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियाई हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आएगा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का कंपोजिशन कैसे होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो हमें सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ये भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये एक्स है, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ होगा नीचे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ होगा एटॉमिक मास। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये एक्स है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर और ये क्या होने वाला है, एटॉमिक मास। जैसे मान लो आपने कार्बन ले लिया, कार्बन 612, तो 6 तो उसका क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और 12 उसका क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जेड आपका क्या होने वाला है, एटॉमिक नंबर होने वाला है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने वाले हैं और उतने के उतने क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने वाले हैं। यानी मान लो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो इसके अंदर कार्बन में 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक मास की। कैपिटल ए क्या होने वाला है, एटॉमिक मास होने वाला है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, एटॉमिक मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का सम करते हैं तो एटॉमिक मास आता है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप क्या लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर लिख सकते हो कि एटॉमिक मास आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है और एटॉमिक, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे A बराबर जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, A में से जेड को माइनस कर देंगे। बताओ, क्लियर है? या आपके पास जेड एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक मास में से, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसीज की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, वो आता है आइसोटोप। तो देखो, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप वो स्पेसीज होती है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है और एटॉमिक मास क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। यानी आप बोलोगे जेड तो जिनका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और कैपिटल ए जिनका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उनको हम क्या बोलेंगे, उन स्पीसीज को आइसोटोप बोलेंगे। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, आप पहला एग्जांपल तो सबको पता है, हाइड्रोजन का होता है H11, H12 एंड H13। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। देखो, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग अलग है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या चेंजेस हो रहा है इनमें, तो अगर आप देखोगे इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 0, ए में से जेड माइनस करो। इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 1। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 2। ये आपके पास हाइड्रोजन का आइसोटोप। इसी तरीके से कार्बन का भी आइसोटोप होता है, 612, कार्बन 613, कार्बन 614, 614। ये आपके पास किसका आइसोटोप है, कार्बन का। बताओ, क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, आइसोटोप। सेकंड हमारे पास आती है डेफिनेशन, वो है आइसोबार। आइसोबार कौन से होने वाले हैं, देखो, आइसोबार वो स्पीसीज होगी जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बट एटॉमिक मास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब आइसोटोप का उल्टा होने वाला है कि एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और एटॉमिक मास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आप देखो, कार्बन का एक आइसोटोप है, कौन सा, कार्बन 614, और एक नाइट्रोजन भी होता है 714। यानी अगर आप दोनों का देखोगे तो एटॉमिक मास तो 14 सेम है, बट एटॉमिक नंबर दोनों के क्या अलग अलग है। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। यानी आइसोबार वो स्पीसीज होगी जिनके अंदर सेम एटॉमिक मास होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होंगे। बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है, वो आने वाला है आइसोटोन। देखो, आइसोटोन वो स्पीसीज होने वाली है, नाम से पता लग रहा है, न्यूट्रॉन, आइसोटोन, यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें,
इसका एग्जांपल होगा जैसे आपने मान लो कार्बन का एक आइसोटोप लिया था 613 एंड नाइट्रोजन 714। ये दोनों स्पीसीज क्या है, आइसोटोन है। कैसे? दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। अगर हम दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स a माइनस जेड करेंगे। तो अगर आप इसका देखो 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना आने वाला है 7, और 14 माइनस 7 करेंगे तब भी क्या आएगा 7, यानी ये क्या है, आइसोटोन है। बताओ क्लियर है। और लास्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियाइड। देखो न्यूक्लियाइड वो एलिमेंट्स होते हैं एट पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो एलिमेंट्स को न्यूक्लियाइड हम बोलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं, कि जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर के मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी तो एटॉमिक के इक्वल ही होता है, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन भी उसके बराबर है, यानी तीनों इक्वल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाइड बोलेंगे। यानी अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके क्या होने वाले हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होने वाले न्यूक्लियाइड। एग्जांपल की बात करते हैं, बहुत सारे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। कार्बन 612 देखो, जेड कितना है 6, ए माइनस जेड भी कितना है 12 माइनस 6, कितना आने वाला है 6, क्या है, न्यूक्लियाइड। अगर आप देखोगे ऑक्सीजन देखो 8 कितना 16, जेड कितना है 8, यानी 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ए माइनस जेड करोगे तो 16 माइनस 8 कितना 8, क्या है, न्यूक्लियाइड है। तो बहुत सारे एलिमेंट है जो क्या है, न्यूक्लियाइड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बताओ क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और वो करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की, कि हमें न्यूक्लियस की बात करनी है कि न्यूक्लियस की रेडियस क्या होने वाली है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का आता है या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो देखो हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस कैसे फॉर्म में होता है। न्यूक्लियस होता है स्पेरिकल में, और ये मैंने मान ली कि इस न्यूक्लियस की क्या होने वाली है, रेडियस होने वाली है कैपिटल आर, ठीक है। तो एक चीज देखो, न्यूक्लियस का साइज कैसे चेंज होगा। न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक देखोगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होने वाला है, साइज भी इंक्रीज होने वाला है। कि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या है, कैपिटल ए है, एटॉमिक मास है। तो अगर आपने एटॉमिक मास इंक्रीज किया, एटॉमिक मास इंक्रीज किया मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हुए, तो उसका साइज भी तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज का मतलब इस स्फीयर का क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमें पता है कि जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक मास पे, या फिर क्या बोलेंगे, मास नंबर पे, कि जितने ज्यादा एटॉमिक मास, मास नंबर, या फिर आप बोलोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या उनका एक कॉमन नाम ले लिया जाता है न्यूक्लियन, उतना ज्यादा उसका साइज होगा, उसका क्या होने वाला है, वॉल्यूम होने वाला है। और स्पेरिकल होता है तो वॉल्यूम यहाँ पे पहले v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए, और इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम। और वो किस पे डिपेंड करेगा, ए पे, ठीक है। तो देखो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो हम प्रोपोर्शनल में ले लेंगे, यानी आर क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कैपिटल ए के, ठीक है। ये तो आर क्यूब ए के प्रोपोर्शनल है, तो ये आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ए की पावर क्या होगा 1/3, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड। और जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आने वाली है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, इंपीरिकल कांस्टेंट बोलते हैं आर नॉट, और ये आएगा ए की पावर 1/3। ये रेडियस का फॉर्मूला होने वाला है, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पे आपके पास आर नॉट क्या होने वाला है, वेयर आर नॉट को हम बोलेंगे इंपेरिकल कांस्टेंट, और इस आर नॉट की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 1.1 फर्मी, यानी 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर अप्रोक्स, ये वैल्यू होने वाली है। कई लोग 1.2 फर्मी भी लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपके पास इंपेरिकल कांस्टेंट की वैल्यू होने वाली है, आया समझ में। तो आपके पास आप देखोगे कि जो भी रेडियस है न्यूक्लियस की वो किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। एटॉमिक मास ज्यादा होगा, न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे, तो उसका साइज या रेडियस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बताओ क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं किसकी, न्यूक्लियर डेंसिटी की। देखो हमें न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है। नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस,
कि भाई नॉर्मल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो न्यूक्लियस की निकालेंगे तो मास भी न्यूक्लियस का, वॉल्यूम भी न्यूक्लियस का। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और डेंसिटी को डिनोट किससे करेंगे, रो से। ये क्या होने वाला है, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें करना क्या है, न्यूक्लियस का मास निकालना है टोटल और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो एक चीज देखोगे, न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियन का एवरेज मास होता है 1 AMU। एक न्यूक्लियन और यानी आप बोलोगे कि एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है, 1 AMU, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एवरेज मास कितना होता है, 1 AMU, या फिर इसको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 1 U। होता क्या है, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अप्रोक्स प्रोटॉन का भी तो यही सेम ही होता है, यानी एक न्यूक्लियन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने न्यूक्लियन बोला है, ठीक है, और उनका एवरेज मास कितना होता है, ये यानी 1 AMU हम बोल सकते हैं। तो एक न्यूक्लियन का मास पता है, हमें पूरे न्यूक्लियस का मास निकालना है, तो एक न्यूक्लियन का पता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरे न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने, कैपिटल ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक का मास कितना, 1 AMU, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। सारे न्यूक्लियंस का मास ही तो न्यूक्लियस का मास है, तो A इंटू 1 AMU, और वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। स्पेरिकल होता है तो ये इसका क्या आएगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 1। बताओ क्लियर है। अब हम जानते हैं r की वैल्यू, वी नो दैट, भाई न्यूक्लियस की रेडियस तो पता है हमें, साइज ऑफ न्यूक्लियस पता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होने वाला है, कैपिटल R इक्वल्स टू r0 a की पावर 1/3। 2 को कहां पुट कर देंगे, यहां पे, पुट इक्वेशन 2 इन 1, यानी यहां पे क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और 2 को 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, देखना, A इंटू 1 AMU अपॉन में 4/3 पाई, और r की जगह लिखेंगे r0 a की पावर 1/3 का क्यूब, r क्यूब था ना, तो ये r की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे ये आने वाला है a इंटू 1 AMU, और डिवाइड के अंदर आ जाएगा 4/3 पाई, देखो इसका क्यूब करेंगे तो r0 का क्यूब, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो a की पावर 1/3 इंटू 3, और ये 3 से 3 कैंसिल, यानी यहाँ पे अकेला क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, और ये a और ये a दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यानी अगर आप देखोगे तो हमारे पास डेंसिटी के अंदर ऊपर तो सिर्फ बचेगा 1 AMU, और नीचे बचेगा 4/3 पाई r0 का क्यूब, और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सारी की सारी जितनी चीजें बची हुई है सब कुछ कांस्टेंट है, यानी 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। 4/3 पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14, और r0 की वैल्यू 1.1 फर्मी, यानी 10 की पावर -15 का क्यूब। यही होने वाला है। यानी अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या आने वाली है, वो आने वाली है, इसको सोल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। और जितने भी एलिमेंट्स है सबकी, जितने भी एलिमेंट्स है सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही ना। न्यूक्लियस में होता क्या, एटॉमिक मास होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, मास नंबर होता है, उस पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रही। यहां देखो दोनों ए और ए कैंसिल हो गया, यानी आप बोल सकते हो कि जितने भी एलिमेंट्स है सबकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। बताओ क्लियर है। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, लिखा हुआ आता है, सो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टू एटॉमिक मास, कि न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट है किससे, एटॉमिक मास से। यही लिखना है आपको एज इट इज, कि यहां पे आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर है। तो देखो इस तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए कि आपके पास 2 एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक मास आपको गिवन आएगा और दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछा जाए, तो देखो न्यूक्लियर डेंसिटी तो हर एलिमेंट की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। यानी आपको डायरेक्ट आंसर क्या टिक करना है, डायरेक्ट आपको आंसर
कि अगर मान लो दो एलिमेंट है और दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछा जाए तो दोनों की डेंसिटी तो क्या रहेगी 2 × 10⁻17 अपॉन 2 × 10⁻17, यानी आंख बंद करके आपको आंसर क्या टिक करना है 1:1 या 1। डेंसिटी का रेशियो जब भी पूछा जाए क्या होने वाला है 1 होने वाला है। क्लियर है, क्योंकि सब एलिमेंट की डेंसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी। अगर आपके पास रेडियस की बात करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, और रेडियस के अंदर कि आपको दो एलिमेंट दे देंगे, पहले एलिमेंट की आपको रेडियस गिवन होगी, एटॉमिक मास गिवन होगा, दूसरे एलिमेंट का आपको सिर्फ एटॉमिक मास दे देंगे और रेडियस आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करोगे। तो आप मान लो कि आपके पास रेडियस का फॉर्मूला तो यही होने वाला है R=R0 a⁻1/3। मैं दो एलिमेंट, पहले एलिमेंट की रेडियस को मान लेता हूं R1, तो उसका देखो R0 तो सेम रहेगा और एटॉमिक मास कितना होगा a1⁻1/3। दूसरे एलिमेंट की रेडियस को मान लेता हूं R2, ठीक है, यहां पे R0 इसका भी सेम रहेगा और a2⁻1/3। करेंगे क्या, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। जैसे ही रेशियो लोगे तो R1/R2 बराबर आपके पास आ जाएगा R0 a1⁻1/3 अपॉन में R0 a2⁻1/3। R0 से R0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी a1/a2 की होल पावर 1/3 लिख सकते हैं हम। अब देखो a1 पता है, a2 पता है, R1 पता है, R2 निकाल लो, बताओ। या फिर दो अलग अलग एलिमेंट के रेडियस का आपको कंपैरिजन करना हो, रेशियो निकालना हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालो, एटॉमिक मास आपको गिवन होगा, बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसका सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन करते हैं, और 2020 के अंदर, सीबीएसई 2020 के अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें गिवन है। ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियर रेडियस हमारे पास एल्यूमिनियम की है 3.6 फर्मी, यानी आपके पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास मान लेते हैं A1, एल्यूमिनियम को 1 मान लिया मैंने, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो A एल्यूमिनियम, A1 आपके पास कितना है 27, ऊपर वाला होता है एटॉमिक मास, और उसके R1 रेडियस आपको कितनी दे रखी है 3.6 फर्मी, बताओ। क्लियर है। आगे ये कह रहा है फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर, कॉपर की हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, और उसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है 64, यानी आपको A2 दे रखा है कितना 64, और आपको R2 की वैल्यू निकालनी है। करेंगे क्या, सीधा फॉर्मूला लगाओ, R1/R2 की पावर क्या होने वाली, A1/A2 की पावर 1/3, यही होने वाला है। R1 कितना है हमारे पास 3.6 फर्मी डिवाइडेड बाई R2, और A1 हमारे पास कितना है, A1 है 27 और ये है 64 की पावर 1/3। 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, अगर नहीं पता लग रहा तो देखो इस तरीके से लिख लो, 3 की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर 3 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64 ही होता है, और ये 1/3, यानी मैं लिख सकता हूँ 3/4 की पावर 3 और की पावर 1/3, यानी पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी आपके पास 3.6 फर्मी डिवाइडेड बाई R2 बराबर कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सीधा देखो 3 से ये 1.2 टाइम्स कैंसिल, और 1.2 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4.8 फर्मी। बताओ समझ में आया नहीं आया, ये 2020 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमें सीबीएसई 2023 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि आपके पास the ratio of the nuclear densities of two nuclei having mass number 64 and 125। तो देखो पता है मोस्टली क्या करते हैं, वो चेक ही नहीं करते कि हमें निकालना क्या है, वो तो एटॉमिक मास देखते हैं 64 और 125, दिखता है कि हाँ डायरेक्ट है ना क्यूब रूट ले सकते हैं, 64 का 4 हो जाएगा क्यूब रूट और 125 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रेशियो बता देते हैं रेडियस का, बट पूछा किसका है, डेंसिटी का, और डेंसिटी सबकी क्या रहती है सेम रहती है, कितना भी एटॉमिक मास गिवन हो कितना आएगा 1/1, यानी कितना 1, कौन सा ऑप्शन डी। बट यहां पे देखो इन्होंने ऑप्शन में रेडियस भी दे रखा है, रेडियस का रेशियो भी दे रखा है, रेडियस का रेशियो कितना आएगा 4/5, ये भी। बट मोस्टली क्या करते हैं रेडियस निकालते हैं, पढ़ते ही नहीं है कि क्या करना है, डेंसिटी निकालनी है या फिर रेडियस निकालनी है, ये ध्यान रखना, डेंसिटी कहीं पे भी आ जाए आंसर होगा 1:1। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इस चैप्टर का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट है रेडियस पे पूछा जाता है, सेकंड न्यूक्लियर डेंसिटी पे, और थर्ड है बाइंडिंग एनर्जी, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है,
कि न्यूक्लियस के अंदर होते क्या है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और वो जिस एनर्जी के साथ न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होके रहते हैं जिस एनर्जी के साथ, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और ये बाइंडिंग एनर्जी आती कैसे है, इसका मेन कोज क्या होता है, तो वो होता है मास का डिफरेंस, कि न्यूक्लियस का एक्चुअल मास जो भी होगा और उसका एक्सपेरिमेंटल मास, दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। मास के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, या फिर जो भी मास डिफरेंस आएगा वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, निकालेंगे कैसे, तो देखो एक्चुअल मास और एक्सपेरिमेंटल मास का हम डिफरेंस निकालेंगे, और वही मास डिफरेंस आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है, mc²। तो जो m होगा वो कौन सा होगा, वो जो एक्चुअल मास और एक्सपेरिमेंटल मास का डिफरेंस होगा। हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, तो देखो द एनर्जी विथ विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और इस बाइंडिंग एनर्जी का मेन कोज क्या है, मास डिफेक्ट बोल दो या फिर क्या बोल दो, मास डिफरेंस बोल दो। मास डिफेक्ट या मास डिफरेंस एक ही बात है। तो इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इसके अंदर हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास कितना A। ठीक है, दो तीन चीजें और कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं उसका एक्सपेरिमेंटल मास, लेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल मास आपको हमेशा गिवन आएगा, उसका एक्सपेरिमेंटल मास कितना है, वो है कैपिटल M, वो गिवन है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको गिवन आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन होने वाला है mp, और मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होने वाला है, वो होने वाला है mn। ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, या गिवन आएगी न्यूमेरिकल के अंदर। एलिमेंट के बारे में उसका एटॉमिक नंबर पता होगा, एटॉमिक मास पता होगा, एक्सपेरिमेंटल मास गिवन आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास गिवन आएगा। क्लियर है। हमें करना क्या है, हमें डेल्टा m निकालना है, मास डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो करेंगे क्या, एक्चुअल मास निकालेंगे। न्यूक्लियस का एक्चुअल मास क्या होने वाला है, कि भाई न्यूक्लियस का हमें एक्चुअल मास निकालना है, एक्सपेरिमेंटल गिवन है, दोनों एक्चुअल में से एक्सपेरिमेंटल माइनस करेंगे, मास डिफरेंस आ जाएगा। एक्चुअल कैसे निकालेंगे, तो देखो न्यूक्लियस में होते क्या है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का मास कितना, mp, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, Z, तो Z इंटू mp करेंगे तो सारे प्रोटॉन्स का मास आ जाएगा, प्लस सारे न्यूट्रॉन्स का मास, एक न्यूट्रॉन का मास कितना, mn, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, a माइनस Z। यानी एक प्रोटॉन का मास पता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे प्रोटॉन्स का मास, प्लस क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन का मास पता है mn, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे न्यूट्रॉन्स का मास, सारे प्रोटॉन्स का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन्स का मास ही तो एक्चुअल मास है। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक्चुअल मास निकालेंगे न्यूक्लियस का, और वो कितना आएगा, तो देखो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं Z और एक प्रोटॉन का मास होता है mp, सारे प्रोटॉन्स का मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं a माइनस Z और एक न्यूट्रॉन का मास mn, ये एक्चुअल मास, सारे प्रोटॉन्स का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन्स का मास। हमें निकालना है मास डिफेक्ट। कैसा निकालेंगे, एक्चुअल मास माइनस क्या कर देंगे, एक्सपेरिमेंटल मास। यानी अगर आप क्या करोगे, यहां से डेल्टा m निकालोगे तो एक्चुअल मास तो कितना है, Z mp प्लस a माइनस Z इंटू mn, ये तो एक्चुअल मास, और इसमें से क्या करेंगे, कैपिटल M माइनस कर देंगे, एक्सपेरिमेंटल माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास डिफरेंस आ गया। और दिस मास डिफेक्ट कन्वर्ट्स इनटू द बाइंडिंग एनर्जी, और यही मास डिफरेंस किसमें कन्वर्ट होगा, बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। बताओ समझ में आ। और वो एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम लिखते हैं, देखो बाइंडिंग एनर्जी को EB, बाइंडिंग एनर्जी, E एनर्जी B बाइंडिंग, और वो कैसे निकालेंगे, जो डेल्टा M होगा, मास का डिफरेंस होगा, वही कन्वर्ट होगा डेल्टा M इंटू C², और डेल्टा M की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, वो आई है Z mp प्लस a माइनस Z mn और माइनस कैपिटल M, एक्चुअल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास, ये आई है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C² से, तो एनर्जी आ जाएगी आपके पास जूल के अंदर। बट इसके अंदर हमें आंसर जो निकालना होता है, एनर्जी जो निकालनी होती है, हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है। किसके अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z mp a माइनस Z इंटू mn माइनस कैपिटल M, और ये यहां पे मल्टीप्लाई में C², ये तो जूल में 931.5 बाई C² से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, एनर्जी किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और हमेशा देखना आंसर आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा जाएगा। तो यहां से आपके देखो सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, या फिर इसको आप 931 भी लिख सकते हो, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ईबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम, और ये मल्टीप्लाई के अंदर कितना है 931.5, आंसर किसमें, मेगा ईवी के अंदर। ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आने वाली है। या फिर डायरेक्ट आप छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, क्या, डेल्टा एम निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर लो 931.5 से। भाई डेल्टा एम अलग से निकालो, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो सबसे पहले डेल्टा एम निकालो। कैसे निकालोगे डेल्टा एम, ये रहा, एक्चुअल मास निकालो, एक्सपेरिमेंटल माइनस कर दो, डेल्टा एम आ गया। उस डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई करना न्यूमेरिकल्स के अंदर, 931.5 से, तो आपके पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बताओ क्लियर है, ठीक है। मेन गेम होता है मास का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कई न्यूमेरिकल आपको इक्वेशन में भी गिवन आएंगे कि आपको रिएक्शन दे देंगे, प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट दे देंगे और प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रिएक्टेंट का टोटल मास निकालना है, प्रोडक्ट का टोटल मास निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, मास का डिफरेंस लेना, यानी डेल्टा एम आ गया। और उसी डेल्टा एम को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 931.5 से, तो एनर्जी जो भी रिलीज हो रही होगी वो आ जाएगी। आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालोगे, हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी आई थी वो आई थी टोटल न्यूक्लियंस की, टोटल बाइंडिंग एनर्जी आई थी सारे न्यूक्लियंस की। तो हमें एक न्यूक्लियन की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से, और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब मास नंबर या एटॉमिक मास से। यानी आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एटॉमिक मास, या फिर क्या लिखेंगे, मास नंबर। बताओ, यानी और इसको डिनोट किया जाएगा EBN, एन का मतलब है पर न्यूक्लियन, EB तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये आने वाली है टोटल बाइंडिंग एनर्जी EB, और डिवाइड कर देंगे किससे, कैपिटल ए से, और ये भी किस में आएगी, मेगा EB के अंदर। बताओ क्लियर है। और मान लो आपको पर न्यूक्लियन गिवन है और टोटल निकालनी है, तो पर न्यूक्लियन को ए से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल आ जाएगी। ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ये हमें ग्राफ समझना, ग्राफ आना चाहिए आपको, ग्राफ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ कैसा बनने वाला है इसका, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो लाइनें बना ली, ठीक है। यहां पे हम लेने वाले हैं एक्स एक्सिस पे, तो हम बात करेंगे किसकी, एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास, ठीक है। ये एटॉमिक मास कैपिटल है, और यहां पे हम बात करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN की, ठीक है। और ये किसके अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है। इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो यहां से ऐसे ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया, ये देखो ऐसे, इस तरीके से ग्राफ होता है। यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट आने वाले हैं, अलग अलग एलिमेंट्स इसके अंदर होने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे H12 की, और यहाँ पे लिखेंगे H13, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा हीलियम 2 4, यहाँ पे लिथियम 3 7, बेरिलियम बोरोन के बाद यहाँ पे कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, यहाँ पे लेना ऑक्सीजन 8 16, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक आइसोटोप आएगा 8 18। फिर यहाँ पे हम लेंगे सल्फर, ऑक्सीजन से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, यहाँ पे ये सल्फर 16 32, एटॉमिक मास 32 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आने वाला Fe, आयरन, ठीक है, 26 56, और यहाँ पे आपके पास आने वाला यूरेनियम 92 238। आइसोटोप एक और होता है 235 भी होता है। यह आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व होने वाला है। इस कर्व के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या बताना चाह रहा है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, किनकी कम है, H12 H11 H13, तो ये क्या होने वाले हैं, ये
कम स्टेबल होने वाले हैं, कि जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि ये पीक्स पे यहां पे देखोगे कुछ साफ डिफाइन पीक्स आ रहे हैं। एटॉमिक मास देखो 2 से लेकर 20 के बीच में यहां तक, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे कुछ डिफाइंड पीक्स आ रहे हैं। ये पीक्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इन पीक्स पे जो भी एलिमेंट है वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है। ये पॉइंट्स कहां पे है, ये रहे, ये देखो। सबसे पहला पॉइंट, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइटर न्यूक्लियाई लाइक H11 H12 H13 इज लेस, कम है, तो वो क्या होंगे, देयरफॉर दे आर लेस स्टेबल। सेकंड हम बात करते हैं फ्रॉम द मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20, 2 से लेकर 20 में देयर आर सम शार्पली डिफाइंड पीक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू हीलियम 24, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816. The peaks indicate that their nuclei relatively more stable than their neighboring nuclei. कि ये पीक्स पे जो भी एलिमेंट है, न्यूक्लियाई है, वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल अपने नेबरिंग से। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे, थर्ड पॉइंट क्या है, आफ्टर दैट द बाइंडिंग एनर्जी कर्व ब्रॉड मैक्सिमम इन रेंज। यहां पे देखोगे इसके बाद क्या है, ब्रॉड मैक्सिमम इन रेंज में है। यहां पे इसके बाद कितना, एटॉमिक नंबर 30 से लेकर 120 तक। इन सब की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी आपको दे रखी है, A = 30 to 120 कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.5। यानी इनकी 30 से लेकर 120 जो एटॉमिक मास है, इसके अंदर एवरेज जितने भी न्यूक्लियाई है उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी, 8.5 मेगा ईवी। सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट होने वाली आयरन की, कितनी, 8.8 मेगा ईवी। सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, आयरन की, ये देखो लिखा हुआ है। एंड मैक्सिमम इज 8.8 मेगा ईवी। किसके लिए होने वाला है ये, आयरन के लिए, Fe के लिए। ठीक है, किसकी है ये, Fe। एज द मास नंबर इंक्रीजेज, उसके बाद 120 के बाद आप मास नंबर इंक्रीज कर रहे हो, जैसे यूरेनियम तक पहुंचते हो, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। कि अगर आप देखोगे इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मास नंबर इंक्रीज करोगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी, और यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है, 7.6 मेगा ईवी। ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ग्राफ आना चाहिए। ठीक है। कई बार ग्राफ के अंदर इस तरीके से डायरेक्ट दे देते हैं, वो ग्राफ के अंदर 4-5 पॉइंट लिख देते हैं ABCD, और वो बताते हैं कि इसको है ना असेंड, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, कि कौन ज्यादा स्टेबल है, किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ये कर्व आना चाहिए और इसके ये चारों पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, या बाइंडिंग एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो इसी ग्राफ से हमें पता लगता है कि कौन से एलिमेंट्स का फ्यूजन होना है और कौन से एलिमेंट्स का फ्यूजन होना है। कैसे, कि इस ग्राफ के अंदर हमें पता लग रहा है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, वो कम स्टेबल है, उनका तो क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन का मतलब वो कंबाइन होकर क्या करेंगे, एक हैवी न्यूक्लियस बना देंगे, स्टेबल न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक है। और जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यूरेनियम जैसे हो गया, उसका डीके भी होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो क्या होंगे, उनका फ्यूजन होगा, वो 2 और मोर स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो हमें इस ग्राफ से, बाइंडिंग एनर्जी से हमें पता लगेगा कि कौन से एलिमेंट्स का फ्यूजन होना है और कौन से एलिमेंट्स का फ्यूजन होना है। देखो क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वी एबल टू नो विच एलिमेंट विल अंडरगो फ्यूजन और फ्यूजन। कौन सा एलिमेंट फ्यूजन में जाएगा, कौन सा फ्यूजन में जाएगा। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, देखो परफेक्ट एग्जांपल आपके पास आता है H12 एंड H12। यानी अगर मैं यहां पे एंड ना लगा के मैं प्लस लगा दूं, तो ये क्या बनाएंगे, ये हीलियम बना देंगे, कितना, 2,4, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। H12 दोनों क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन के ये दो ड्यूटेरॉन है, वो क्या बना देते हैं, हीलियम बना देते हैं। हीलियम पीक पे है, वो स्टेबल है इनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखोगे क्या होने वाला है कि H12 और H12 का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, वो कंबाइन हो गए। ठीक है, और एक स्टेबल न्यूक्लियस उन्होंने फॉर्म कर दिया, और विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो, विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। बताओ, क्लियर है। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है यूरेनियम। आपने देखा होगा यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, बट वो रेडियो एक्टिव है, उसका भी क्या होता है, डीके होता है, यानी वो भी क्या होगा, स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक्चुअल में क्या होता है ना, कि प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो भी एलिमेंट होते हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का हम यहाँ पे आइसोटोप लेने वाले हैं 92 235,
तो देखो प्रोटॉन तो 92 है, पर न्यूट्रॉन कितने हैं? 235 में से 92 माइनस करो, समझ में आया? तो इतने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो उसको भी स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा? ब्रेक होगा, यानी उनका क्या होने वाला है? फ्यूजन होने वाला है। तो यूरेनियम विल स्प्लिट अप इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फ्यूजन। तो इसी से हमें पता लगेगा किसका फ्यूजन होना है, किसका फ्यूजन होना है। यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखो यूरेनियम को हम क्या करते हैं? एक न्यूट्रॉन देते हैं, तो ये क्या बनाता है? बेरियम बनाता है, क्रिप्टॉन बनाता है, 3 न्यूट्रॉन और रिलीज करता है, और विद द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये चार्ज और मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है। यही रिएक्शन हम आगे न्यूक्लियर फिजन के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखना 56, यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे 141, यहाँ पे 92, ये आपके पास रिएक्शन। यहाँ पे देखो 92 प्लस 0 92 आया, इधर देखो 56 प्लस 36 प्लस 0 92, मास भी ऊपर कंजर्व्ड है। 235 प्लस 1 236, 141 प्लस 92 प्लस 3 है ना, 3 न्यूट्रॉन है 3, तो 236। तो इससे हमें पता लगेगा किनका फ्यूजन होना है, किनका फ्यूजन होना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आएगा न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर्स में जाओगे, इस चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं है, 4 से 5 टॉपिक है। पहला रेडियस, दूसरा डेंसिटी, तीसरा आपके पास आने वाला है बाइंडिंग एनर्जी पे न्यूमेरिकल या कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, फोर्थ है न्यूक्लियर फोर्स। इन्हीं 4 टॉपिक को आपने पढ़ लिया ना, और इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका चैप्टर कंप्लीट है। कहीं नहीं जाने, सारे नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह। कि अगर आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगना तो क्या चाहिए था? रिपल्सन लगना चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए था, रिपल्सन। बट उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट क्या लगता है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो उस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यानी इसकी डेफिनेशन देखोगे, द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स इन स्मॉल न्यूक्लियाई। कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी की वजह से उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है? अप्रोक्स 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है, बहुत छोटा सा, ठीक है। एटम की तो इससे 1000 टाइम्स बड़ी होती है, एटम की होती है 10 की पावर, वो भी छोटी है वैसे तो, पर 10 की पावर -12 मीटर। तो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसी की वजह से वो उसके अंदर बैठे हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगने वाला। इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन द पेयर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ऑल्सो बिटवीन द न्यूट्रॉन्स, पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। हम क्या कर सकते हैं? वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करने चाहिए थे, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है, बट फिर भी क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लग रहा, चार्ज पे तो डिपेंड नहीं कर रहे। सेकंड, अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इनसे स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। थर्ड हमारे पास आएगा वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। भाई देखो साइज कितनी है न्यूक्लियस की? 10⁻⁻15 मीटर। तो उसके अंदर बैठे न्यूक्लियन के बीच का डिफरेंस कितना होगा? साइज की डिस्टेंस कितना होगा? छोटा सा होगा, छोटी सी रेंज, ज्यादा दूर तक भी नहीं लगते, शॉर्ट रेंज का फोर्स होने वाला है। और फोर्थ अगर आप देखोगे, दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे नहीं करते, जो कूलम्ब्स लॉ करता है वो ओबे नहीं करते। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस, और ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब ब्रेक होना, स्प्लिट होना, फ्यूजन का मतलब कंबाइन होना। और डेफिनेशन बहुत आसान है। और सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होने वाला है? अगर आप देखोगे, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अप टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस। देखो छोटा जो होता है ना न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, और ज्यादा बड़ा होता है तो उसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अप ऑफ 2 लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन।
कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा कि दो, यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, रिएक्शंस की बात करूं इसकी, तो क्या रिएक्शन आने वाली है, बहुत सारी है, कोई भी एक दो याद कर लो। या तो मैंने अभी पीछे बताई थी हाइड्रोजन H12 या फिर ये ले लो लिथियम 37 को हम क्या करेंगे H11 दे देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनने वाला है, हीलियम बनने वाला है 2 4, बट कितने हीलियम बनेंगे 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 हीलियम और प्लस क्या होने वाला है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाली है। क्या आपके पास ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन होके हीलियम बना देंगे। क्लियर है। सेकेंड हमारे पास आने वाला है न्यूक्लियर फिजन्स। न्यूक्लियर फिजन क्या होंगे, इसके अंदर एक हेवी न्यूक्लियस क्या होगा, स्प्लिट होगा 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। The process of splitting up a heavy nucleus into 2 or more lighter nuclei with the release of large amount of energy called nuclear fission। आया समझ में, स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे, हेवी न्यूक्लियस बनाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, फ्यूजन। फिजन हेवी न्यूक्लियस क्या होगा 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा, न्यूक्लियर फिजन। कंबाइन होने में भी एनर्जी आ रही है, स्प्लिट होने में भी एनर्जी आ रही है। दोनों में से ज्यादा किस में एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी होती है फ्यूजन में। फ्यूजन के अंदर एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। पहले इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की। वही रिएक्शन याद रख लो, 92 235 को एक न्यूट्रॉन दिया जाएगा तो ये बेरियम बना देगा, बेरियम आएगा 56 141 पे, दूसरा बेरियम के बाद क्रिप्टोन आएगा 36 92, 3 न्यूट्रॉन और रिलीज करेंगे विद द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम क्यू लिखते हैं यहाँ पे, कैपिटल क्यू। क्लियर है, ये आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे देखो, इन फ्यूजन रिएक्शन दी एनर्जी रिलीज मोर एज कंपेयर टू फ्यूजन, कि फ्यूजन के कंपैरिजन में फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। बताओ क्लियर है। आगे हमें बात करना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। भाई यूरेनियम है, यूरेनियम क्या होगा, स्प्लिट होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो देखो 2 तरीके से यूज लिया जाता है, या तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर बॉम्ब तो होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, कि कंट्रोल में नहीं होगा वो, और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या करेंगे हम, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स है, 25-26 प्लांट्स है ऑलमोस्ट। तो वो है ना, क्या नाम है, क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। और एक है अनकंट्रोल्ड, वो न्यूक्लियर बॉम्ब में आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आने वाला है टाइप्स के अंदर 2 टाइप के होते हैं। पहला है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, क्या बनाते हैं इससे, न्यूक्लियर बॉम्ब। हम सिर्फ रिएक्शन समझेंगे कैसे अनकंट्रोल्ड होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि आपके पास एक यूरेनियम है, इस यूरेनियम को हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे। यूरेनियम कितना है, मान लो 1 ग्राम है। 1 ग्राम कम लग रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स है। कैसे निकालते हो नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे निकालेंगे। देखना, आपके पास गिवन मास है 1 ग्राम यूरेनियम का। मोलर मास अगर मैं 235 की बात करूं तो 235 आइसोटोप। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ग्राम अपॉन में गिवन मास अपॉन में मोलर मास और मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर कितना 0.6.023 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। इतने नंबर ऑफ एटम्स है 1 ग्राम के अंदर। मुझे तो 1 एटम चाहिए सिर्फ रिएक्ट करवाने के लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, मान लो 1000 एटम पड़े हैं, आपने एक के साथ रिएक्ट, आपने न्यूट्रॉन दिया, एक के साथ रिएक्ट करेगा 999 बच जाएंगे आपके पास। ये एक के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे देखना क्या बनाएगा, एक बेरियम बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, क्रिप्टॉन बनाएगा, और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और रिलीज करेगा, N01 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 करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये 3 न्यूट्रॉन, क्योंकि एक एटम के साथ रिएक्ट हुआ था ना 999 तो बच गए, 3 के साथ और रिएक्ट करेंगे बच्चों। तो ये 3 बचे हुए में से 3 के साथ 3 यूरेनियम के साथ ऐसे रिएक्ट करेंगे, तो ये ऐसे रिएक्ट करके यहां पे देखना ये अपना बेरियम क्रिप्टॉन बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन ये रिलीज करेगा, ये 3 न्यूट्रॉन ये रिलीज करेगा, 3 न्यूट्रॉन ये रिलीज करेगा। तो ऐसे करते करते कितने न्यूट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे। वो 9 के साथ रिएक्ट करेंगे, वो 9 क्या करेंगे, अपने 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेंगे। भाई यहाँ पे 3 टाइम्स एनर्जी रिलीज हो गई। फिर वो 9 क्या करेंगे, 9 के साथ रिएक्ट करेंगे तो 9 टाइम्स एनर्जी।
ठीक है, और 27 न्यूट्रॉन और रिलीज हो जाएंगे, वो 27 फर्दर आगे करने वाले हैं। तो ऐसे अनकंट्रोल्ड वे के अंदर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी, इंक्रीमेंट होने वाला है। आया समझ में? ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। कंट्रोल्ड के अंदर हम करते हैं क्या, ये आपके पास यूरेनियम है, इसको हम एक न्यूट्रॉन देंगे, यहां से ये बनाएगा क्या, अपना बेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट होगा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। क्यों? इन 3 न्यूट्रॉन में से हम क्या करेंगे, इन 2 को एब्जॉर्ब करवा देंगे, इनिशियल स्टेज पे एब्जॉर्प्शन करवा देंगे। ठीक है, जैसे ही पहली रिएक्शन होगी उसी टाइम पे एब्जॉर्प्शन करवा दिया, यही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, तो वहां पे एब्जॉर्ब करवा देंगे तो एक न्यूट्रॉन बचेगा, वो एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो अगेन क्या बनेगा, बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा। एनर्जी उतनी की उतनी निकलेगी यहाँ पे, क्यों, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 में से 2 को अगेन आपने क्या करवा दिया, एब्जॉर्ब करवा दिया। एक न्यूट्रॉन बचा, वो आगे एक, यानी ये कंट्रोल्ड मैनर के अंदर चलती रहेगी। और यही इसी का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ऐसे ही एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर रिएक्टर। आगे न्यूक्लियर रिएक्टर में तो वो तो क्या होता है, वहां पे है ना स्टीम जनरेट करवाते हैं, स्टीम जनरेटर की टरबाइन पे गिरती है, टरबाइन रोटेट करता है, तो यहाँ पे जनरेटर का फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके अंदर करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो तो प्रोसेस अलग है। बट यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है, इस तरीके से, इसी रिएक्शन की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी वो प्रोड्यूस होती है। ये आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन का कौन सा टाइप, कंट्रोल्ड। और ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक, चैप्टर आपका न्यूक्लियर खत्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक वापस से बता रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम समरी की बात करें तो पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ो, R = R0 A की पावर 1/3, या फिर 2 एलिमेंट आ जाए तो R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास A1/A2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ये रेडियस का रेशियो आ गया। सेकंड आपके पास न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो, कोई भी 2 एलिमेंट आ जाए, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। तीसरा हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी। क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला EB बराबर आपके पास होगा ΔM × 931.5 मेगा EB, या 931 भी ले सकते हो। और ΔM कैसे निकालोगे, तो वो होने वाला है सारे प्रोटॉन्स का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन्स का मास, ये तो एक्चुअल मास आएगा, और माइनस क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मास। क्लियर है। बाइंडिंग एनर्जी के बाद आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो वो होगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, मतलब एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, EBN आ जाएगी, ये भी मेगा EV में आएगी। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व था। और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, ये भी लिख देता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है इंपॉर्टेंट में न्यूक्लियर फोर्स, इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। और न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की डेफिनेशन तो पढ़ोगे, याद हो जाएगी, एक एक रिएक्शन याद कर लेना। एट इस चैप्टर से बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो सबसे पहला टॉपिक है साइज ऑफ न्यूक्लियस पे पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर डेंसिटी का MCQ आ सकता है, या फिर सो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टू एटॉमिक मास, यानी इसका पूरा डेरिवेशन। और थर्ड आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, या 1 मार्क के अंदर आपको न्यूक्लियर फोर्स या उसकी प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ो, 45-50 मिनट्स आपको लगने हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, और फिर इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओ। क्लियर है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे और वीडियोस आने वाली और प्रीवियस ईयर्स के हम क्वेश्चंस इसके अंदर अपलोड करेंगे। ठीक है, बाकी मौज करते रहो, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।